Hello. Welcome to Northeast PSC. Welcome to today's session. Today we have a very interesting topic actually, Prevention of Money Laundering Act. Why is this law or this act is in news? Because one sitting chief minister has been arrested by Enforcement Directorate under the provision of this act. तो ये एक्ट जो है 2000 में लाया गया था इन द ईयर 2002. ठीक है, इट वॉज ब्रॉट इन द ईयर 2002 ताकि जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक है, जो करप्शन किया जाता है मनी को, ब्लैक मनी को वाइट करने की जो आपका प्रक्रिया उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग. मतलब अगर लॉन्ड्री सर्विस की अगर हम बात करें, आप गंदे कपड़े लेके जाते हैं, यू पुट इनसाइड दी मशीन एंड इट कम्स आउट क्लीन, दैट इज कॉल्ड लॉन्ड्रेज है. तो ये जो लॉन्ड्री है इसको मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, ब्लैक मनी जो जहाँ पर आप टैक्स नहीं भरते, जिन सारे पैसे का जो आप सरकार के सामने डिस्क्लोज नहीं करते हैं, उन सारे पैसे को आप वाइट बनाते हैं, लीगल बनाते हैं, तो उसको हम लोग लॉन्ड्रिंग कहते हैं. तो जो आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन द ईयर 2002 लाया गया था, ठीक है, उस टाइम के गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि हम लोग क्या कर पाए, जो ऑफिसेस वगैरह हैं, ठीक है, वो सारे जगह पे हम लोग करप्शन को रोक पाए. तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया है अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. तो मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी जनरेटेड बाय क्रिमिनल एक्टिविटी सच एज, किस तरीके से आपने वो सारे पैसा आपने ही मतलब जिसने बनाया होगा, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, ठीक है, या फिर अपीयर टू हैव कम फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्स, मतलब आपको इलेजिटिमेट सोर्स से पैसा मिला है लेकिन आप इस तरह से पेश किए हैं, मान लीजिए कि आपको लेजिटिमेट सोर्सेज से पैसा मिला है. तो ये सारे चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग. गलत तरीके से आपके पास पैसा आ रहा है लेकिन आप उसको दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पास सही सोर्सेज से आ रहे हैं. सो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ लाइक इलीगल आर्म्स सेल, ठीक है, जो है अस्त्र शस्त्रों का स्मगलिंग कर रहे हैं, ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन रिंग्स, इनसाइडर ट्रेडिंग, ब्राइबरी, कंप्यूटर फ्रॉड, ये तमाम चीज़ों से क्या करते हैं लोग, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ये सारे एक्टिविटीज़ को हम लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बोलते हैं. ऐसे अगर मनी जनरेट किया गया है, दैट कैन बी कॉल्ड एज illegal money, and when you make an effort to make it appear that this money is valid or this money comes through a legal route, then it is called laundering. So thereby it creates the incentive for money laundering to legitimize the ill-gotten gains through money laundering. तो जो भी गलत तरीके से पैसा आपको मिला है उसको लेजिटिमेट करते हैं, और ये मनी को हम लोग डर्टी मनी कहते हैं. एंड मनी लॉन्ड्रिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग डर्टी मनी टू मेक इट अपीयर लेजिटिमेट मनी. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डर्टी मनी, क्योंकि आपने डर्टी काम करके ये मनी को हासिल किया है. ये हो गया मनी लॉन्ड्रिंग. मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस हैं, ठीक है. तो कैश इज़ कलेक्टेड थ्रू क्राइम. ये मान लीजिए कि आपको ये कैश आपके हाथ में आया, तो आप किस तरह से इसको लॉन्ड्रिंग करेंगे, सही दिखाने की कोशिश. पहली बात तो ये है प्लेसमेंट. तो आप फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में किस तरह से पैसा को रखेंगे, ठीक है. व्हेन यू इंजेक्ट द मनी इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, फॉर एग्जांपल आप जाके इस पैसे को बैंक में रख दिया, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, प्लेसमेंट, पहला स्टेज. दूसरा स्टेज होता है लेयरिंग. यहाँ पर क्या होता है, जो आपने ये पैसा जो बैंक में रखा, ठीक है, इसको आप अलग अलग जो आपका ट्रांजेक्शन्स है उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं. क्रिमिनल्स ट्राई टू डिस्टेंस द मनी फ्रॉम देयर क्राइम सोर्सेज. ये बहुत अलग अलग तरीके से ये क्या किया जाता है, इस पैसे को दूर किया जाता है अपने एक्टिविटीज़ से, ठीक है. सो मनी इंजेक्टेड इनटू द सिस्टम इज लेयर्ड एंड स्प्रेड ओवर वेरियस ट्रांजेक्शंस. बहुत छोटे छोटे ट्रांजेक्शन कर दिया जाते हैं ताकि किसी को पता ही ना चले इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहा है, इतने भारी मात्रा में कोई पैसा खर्चा कर रहा है. तो अगर किसी को पता नहीं चलेगा, कोई डाउट नहीं होगा, तो हमें क्या होगा, कोई देखेगा भी नहीं. तो ये होगा लेयरिंग. तीसरा होता है इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मतलब शामिल कर लेना, ठीक है. जैसे आपने क्या किया, मतलब घर खरीदा, आपने डायमंड खरीदा, कार खरीदा, ठीक है, ये सारी चीज़ों से करके आप उन सारे पैसे को आप इंटीग्रेट कर दिया. फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आपने उसको क्या किया, एक इंटीग्रल पार्ट बना दिया. सो दिस आर द 3 स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. वेरी इंटरेस्टिंग टर्म्स. तो आपको पूछा जा सकता है कि लेयरिंग इज अ टर्म एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, ठीक है, और शेल कंपनी, ठीक है, इस तरह के ऑप्शन डालेगा. यू नीड टू नो दैट दिस इज एसोसिएटेड विद मनी लॉन्ड्रिंग.
ठीक है। इंटीग्रेशन, लेयरिंग, प्लेसमेंट आपने पैसा रखा, लेयरिंग उसको छोटे छोटे ट्रांजेक्शन में तब्दील कर दिया, फिर इंटीग्रेशन बाद में आप और बड़े चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं। सो ये 2002 में जो एक्ट लाया गया था, ये एक्ट है क्या, ठीक है। तो इंडिया की एक कमिटमेंट है, एक वियना कन्वेंशन एक कन्वेंशन है, ठीक है। इस कन्वेंशन के थ्रू हमें क्या करना है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो हमारा वो है, हमारे सामने जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो चैलेंजेस है उसको हमें रोकना है, उसको हमें बंद करना है, क्योंकि ये मनी क्या करता है, बहुत सारे गलत कामों के लिए चला जाता है, टेररिस्ट लोगों को फाइनेंसिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्योंकि हम लोग वियना कन्वेंशन के पार्ट हैं, तो वी हैव ए ग्लोबल कमिटमेंट, उसी के चलते मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को 2002 में लाया गया, ठीक है। तो टू कॉम्बैट द मेनास ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग दिस इंक्लूड कुछ क्या है हमारा कमिटमेंट है। पहली बात तो यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक्स ड्रग्स, ठीक है, और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, अगर ये सब हो रहा है तो उसके ऊपर कन्वेंशन है, ताकि जो आपका नार्कोटिक ड्रग्स हो गया, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हो गया, उसका जो आपका खरीद फरोख्त है उसका हमें रोकना है। बसल स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल, 40 रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको FATF कहा जाता है, जो अक्सर न्यूज़ में रहता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ब्लैक लिस्ट कर देते हैं कंट्रीज़ को, ग्रे लिस्ट कर देते हैं अगर कोई कंट्री जो है आपका ये मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं रोक पाते हैं। फिर पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन एडॉप्टेड बाय द UNGA इन 1990। तो ये सारे कमिटमेंट है जिसके तहत हमें मनी लॉन्ड्रिंग को हमें रोकना है, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग की अगर हम बात करें, इट इज़ ए क्रिमिनल लॉ, ये जो 2002 का एक्ट है, इट इज़ ए क्रिमिनल लॉ टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रोवाइड फॉर कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम और इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। जो भी संपत्ति आपने मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू बनाया है उसको आपसे छीन लिया जाएगा, ठीक है, कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। तो इट फॉर्म्स द कोर ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क पुट इन प्लेस बाय इंडिया टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो हमारे पास प्राइम लॉ है वो क्या है, ये है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ द ईयर 2002। ओके, फाइन, गुड, नाइस। So the provisions of this act are applicable to all financial institutions, banks including RBI, mutual funds, insurance companies and their financial intermediaries। तो ये तमाम बॉडीज़ के ऊपर ये एक्ट अप्लाई होता है। फाइन, कुछ बदलाव किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, ठीक है। देयर आर सम रिसेंट चेंजेस इन PMLA। सबसे पहले क्या है, क्लैरिफिकेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। मतलब कि जो है अगर हम लोग कोई क्राइम की बात करते हैं, ठीक है, उस क्राइम के थ्रू जो भी उनको मिल रहा है, प्रोसीड्स जो आ रहा है उस क्रिमिनल के पास, द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम नॉट ओनली इंक्लूड्स द प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम शेड्यूल ऑफेंसेस बट वुड ऑल्सो इंक्लूड एनी अदर प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड इंडल्जिंग इनटू एनी क्रिमिनल एक्टिविटी। खाली ऐसा नहीं है कि जो आपने क्रिमिनल एक्टिविटी में लिप्त होकर जो प्रॉपर्टी बनाया है सिर्फ उसी को छीना जाएगा, नहीं, जो भी फ़ायदा आपने क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू गेन किया है, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, इनटू एनी क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेट और सिमिलर टू दैट शेड्यूल ऑफेंसेस, इसको क्या किया जाएगा, आपको आपसे ये छीना जाएगा, ठीक है। इंक्लूड एनी अदर प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड इंडल्जिंग इनटू एनी क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटेबल और सिमिलर टू द शेड्यूल ऑफेंसेस, तो उसको भी शेड्यूल ऑफेंसेस माना जाएगा। आपने डायरेक्टली जो किया है वो तो है ही, इनडायरेक्टली भी जो चीज़ें आपके पास आ रहा है वो भी शेड्यूल ऑफेंसेस, मतलब कि वो भी क्या है आपका वो है आपके ऊपर पनिशेबल ऑफेंसेस बन जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग को जो डेफिनेशन है मनी लॉन्ड्रिंग का उसको रीडिफाइन किया गया है। कैसे? मनी लॉन्ड्रिंग वॉज नॉट एन इंडिपेंडेंट क्राइम, रादर डिपेंडेंट ऑन अनदर क्राइम नोन एज द प्रेडिकेट ऑफेंस और शेड्यूल ऑफेंस, ठीक है। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग को एक नया ऑफेंस के तौर पे नहीं बताया गया था, तो इसीलिए कुछ बदलाव लाया गया, ठीक है। बदलाव के थ्रू क्या करते हैं, इट्स सिक्स टू ट्रीट मनी लॉन्ड्रिंग एज ए स्टैंड अलोन क्राइम। मनी लॉन्ड्रिंग अपने आप में एक बड़ा क्राइम है, और इसका जो सेक्शन 3 है, PMLA का जो सेक्शन 3 है, ठीक है, इसके अंदर क्या बोलते हैं, द पर्सन शैल बी एक्यूज्ड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इफ़ इन एनी मैनर दैट पर्सन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम। तो अगर ये नीचे दे कॉन्सीलमेंट, पोजेशन, एक्विजिशन, यूज और प्रोजेक्टिंग एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी
क्लेमिंग एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी, ये सारे कामों में अगर लिप्त हैं, ये सारे चीज़ें अगर आपके पास हैं, ठीक है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व अगर है, मतलब कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर अगर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व है नहीं है, तब भी जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसको क्या माना जाएगा, सेक्शन 3 के अंडर मनी लॉन्ड्रिंग माना जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूइंग नेचर ऑफ ऑफेंसेस क्या है ये जो बदलाव लाया गया है इसके अंदर क्या किया, इट मेंशन दैट द पर्सन विल बी कंसिडर्ड टू बी इन्वॉल्व इन द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग टिल द टाइम दैट पर्सन इज गेटिंग द फ्रूट्स ऑफ एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग। मान लेते हैं एक्स पर्सन है, ठीक है, उसने मनी लॉन्ड्रिंग किया 2015 में, और उस 2015 में जो मनी लॉन्ड्रिंग किया है उसके फ़ायदे से जो भी प्रॉपर्टी बनाए उसका जो बेनिफिट है 2024 में भी मिल रहा है, लेकिन वो मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टली करना बंद कर दिया है, लेकिन जो प्रॉपर्टी 2015 में बनाया था उसका बेनिफिट उसको 2024 में भी मिल रहा है, तो ये माना जाएगा कि बंदा अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है, इट इज़ ए मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटेड विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनॉमिक क्राइम्स। जो हमारे यहाँ पे, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज लॉ की अगर कोई वायलेशन करते हैं, कोई इकोनॉमिक क्राइम करते हैं, उन सारे क्राइम्स को डील करने के लिए हमारे पास क्या है, ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। हर दूसरे तीसरे दिन पॉलिटिशियन के घर में जाकर खटखटाते रहते हैं, ठीक है। सो ये जो ईडी है इसकी जो आइडिया है ये 1956 में चला जाता है, व्हेन एन एनफोर्समेंट यूनिट वाज फॉर्म्ड। सो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर एक बॉडी बनाया गया था जिसका नाम था एनफोर्समेंट यूनिट, ठीक है। ये क्या करता था, जो एक्सचेंज कंट्रोल लॉज है, जो विदेशों के साथ जो हमारा व्यापार है उसको कंट्रोल करने के लिए जो कानून था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसको ऊपर उसका जो है आपका रेगुलेशन करते थे एनफोर्समेंट यूनिट, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखते हैं, विद द ऑनसेट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जैसे ही 1999 में हम लोगों ने क्या किया, एलपीजी किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो हम लोगों ने क्या किया कि फेरा को हटा दिया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो है इसको हटा दिया। हम लोगों ने क्या किया, फेमा लाया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999, ठीक है। तो रिसेंटली विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस रिलेटिंग टू इकोनॉमिक ऑफेंडर्स टेकिंग शेल्टर इन फॉरेन कंट्रीज, जैसे नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गया, मेहुल चोकसी हो गया, इस तरीके के जो लोग हैं वो विदेशों में जाके बैठने लगे, तो हमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है भाई। इस तरह से अगर लोग यहाँ पर ऑफेंड मतलब जो है क्राइम करके दूसरे देशों में भाग जाएंगे तो हाउ विल वी डील विद देम। तो एक इसमें नया चेंजेस लाया गया और एक एक्ट लाया गया 2018 में, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, जो भगोड़े क्या कहते हैं उसको, भगोड़े अर्थनैतिक जो आपका जो क्रिमिनल जो भी है ऑफेंडर्स एक्ट, ये लाया गया 2018 में भगोड़ों को पकड़ने के लिए। तो फंक्शन क्या क्या है ईडी का, तो पीएमएलए जो है एक्ट है 2002 का, उस एक्ट के तहत ईडी को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि आप पीएमएलए को एनफोर्स करेंगे। पीएमएलए के अगर कोई वायलेट करे तो आप उसको देखेंगे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति एसेट बना रहा है तो उन सारे एसेट को आप ट्रेस करिए, ठीक है। और जो अगर आपने प्रूफ कर लिया कि ये पीएमएलए के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू प्रॉपर्टी बनाया गया तो उस प्रॉपर्टी को आप अटैच कर दें, ठीक है। एंड टू एंश्योर प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंडर्स एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द स्पेशल कोर्ट, तो वो सारे जो उनकी प्रॉपर्टी उसको भी आप क्या कर सकते हैं, कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। आपने एक मूवी देखा होगा अजय देवगन का जिसका नाम था रेड, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। फिर आता है ये हम लोग ईडी के फंक्शंस की बात कर रहे हैं, फेमा एक्ट 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इसके तहत ईडी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि अगर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज लॉ को वायलेट कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एडजुडिकेट एंड इम्पोज पेनल्टीज ऑन दोज एडजस्ट टू हैव कॉन्ट्रावीन द लॉ। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको इन्वेस्टिगेशन करें, ठीक है, और उनको लॉ के सामने ला के खड़ा करें, ठीक है। So these are the मतलब powers, these are the powers that has been given to ED। फिर ये जो भगोड़ा एक्ट की अगर हम बात करते हैं, it mandated to attach the properties of fugitive economic offenders who have escaped India from warranting arrest and provide for the confiscation of their properties। अगर कोई भी इंडिया छोड़ के भाग गया है तो उसके प्रॉपर्टी को छीन लिया जाएगा। उसके अलावा स्पॉन्सरिंग
एजेंसी अंडर कोफेपोसा। कोफेपोसा क्या है? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974। इसके तहत ईडी को पावर दिया जाता है टू स्पॉन्सर केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन विथ रिगार्ड टू कॉन्ट्रवेंशन ऑफ फेमा। अगर कोई फेमा का वायलेट किया है तो वो जो है ईडी जो है सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस व्यक्ति को डिटेन कर लें, ठीक है। तो ईडी का जो पावर है अंडर पीएमएलए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो, हम लोगों ने ऑलरेडी इसको कवर किया है, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सेटिंग अप अथॉरिटी क्या होता है? पीएमएलए एनविजेजेस द सेटिंग अप ऑफ एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन पावर एंड अथॉरिटी, ठीक है। एक क्या होगा, एक मतलब एडजुडिकेटिंग मतलब जजिंग करने के लिए कि जो है आपका जो प्रॉपर्टी है उसको कॉन्फिस्केट करना है कि नहीं, उसके अटैच कर देना है कि नहीं, ठीक है। और इसका साथ साथ एक एपेलेट ट्राइब्यूनल भी होता है जहाँ पर आप जाके अपील कर सकते हैं, ठीक है। जो भी ऑफेंडर है वो जाके वहाँ पर अपील कर सकते हैं कि हमारा जो है मतलब जो भी है उसने किया है नहीं किया है उसके ऊपर। तो जो पीएमएलए के वायलेशन अगर है, ठीक है, वो सारे जो लोग हैं उनको डील करने के लिए स्पेशल कोड बनाया गया है और स्पेशल कोड्स टू ट्राई द ऑफेंस पनिशेबल अंडर पीएमएलए एंड ऑफेंसेस विद विच द एक्यूज्ड में अंडर द सीआरपीसी बी चार्ज्ड एज द सेम ट्रायल। तो इसको स्पेशल कोड क्या करेंगे, ये सारे ऑफेंसेस को डील करेंगे या फिर टैकल करेंगे, ठीक है। एग्रीमेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो जो पीएमएलए है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कर देते हैं, अलाउ करते हैं टू एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी अदर कंट्री आउटसाइड इंडिया फॉर एनफोर्सिंग द प्रोविजंस ऑफ पीएमएलए। कोई भी दूसरे कंट्री के साथ आप क्या कर सकते हैं, नेगोशिएशन या फिर कोई एक एग्रीमेंट में आ सकते हैं। वहाँ पर आप पीएमएलए के जो आपका रूल्स रेगुलेशंस उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को आदान प्रदान कर सकते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर पीएमएलए और अंडर द करस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स इन दैट कंट्री, ठीक है। तो ये सारे व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, आगे हमें क्या करना चाहिए, इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ ट्रू दैट देयर हैज़ बीन गिवन स्ट्रिंजेंट पावर टू द ईडी। तो ईडी के पास बहुत ज़्यादा पावर दिया गया है, तो ईडी का जो पावर है वो क्या ना हो, आपका मिस यूज़ ना हो। द प्रोसेस इटसेल्फ शुड नॉट बिकम पनिशमेंट। बहुत सारे केसेस में ईडी क्या करता है, हर रोज़ आप न्यूज़ में देखेंगे ईडी ने एक व्यक्ति को 9 घंटा क्वेश्चनिंग किया, 24 घंटा क्वेश्चनिंग किया, ठीक है, 20 घंटा क्वेश्चनिंग किया। ये सारी चीज़ें क्या होता है, दीज आर वेरी वेरी कोर्सिव इन नेचर। तो जो प्रोसेस है वही पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ऑपरेशनल विजिलेंस की अगर हम बात करें तो जो ईडी के जो काम काज है, ईडी जो भी कर रहे हैं उसके ऊपर प्रॉपर निगरानी रहना चाहिए, प्रॉपर क्या होना चाहिए उनके ऊपर जो है आपका देयर शुड बी प्रॉपर स्क्रूटिनी, कांस्टेंट स्क्रूटिनी। कहीं पे ये लोग क्या नहीं मतलब क्या मतलब पार्शियलिटी तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स विथ रेस्पेक्ट टू पीएमएलए दैट इज इन द न्यूज़ यू शुड नो। दैट शैल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।